बहुत समय पहले की बात है। शिवनगर नाम के गांव में दो भाई किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। सुनो भाई, जितनी जल्दी हो सके हमें धान घर पहुंचाना होगा। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसे में हमारा धान भीग गया तो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ भैया, मुखिया जी ने भी गांव में ढिंढोरा पिटवा के कहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर लिया है। बोरिया बैलगाड़ी में चढ़ाकर ले जाना बाकी है बस। अच्छा किया, अब जल्दी करो, धान घर पर ले आते हैं। अरे रुक जाइए आप लोग, खाना खाकर तो जाइए, खाना तैयार हो गया है। इतना समय नहीं है, लौट कर खा लेंगे। आसमान में काले बादल छा गए हैं। इसके बाद दोनों भाई मिलकर बोरिया लाकर घर में रख देते हैं। हमने सही समय पर धान लाकर रख दिया। देखो बरसात शुरू हो गई। सुना है कि आज कहीं पर बिजली गिरी है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक बरसात होगी। सब लोग सुनो, गांव वालों को ये सूचित किया जाता है। आज शाम से पहले सभी अपने घर खाली करके सरकार ने जो बंदोबस्त किए हैं उन आवास में जाकर रहे। इस बात को कोई हल्के में ना ले। मौसम विभाग से सूचना मिली है कि तूफान अब और तीव्र होने वाला है। सुना तुमने, गांव खाली करने को बोल रहे हैं। मतलब कोई मामूली तूफान नहीं है। हमने ऐसे कई तूफान देखे हैं। हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत तुम। भैया जल्दी ही डर जाते हैं। कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसे ही कह रहे हैं भैया। तुमने देखा नहीं कितनी तेज बारिश हो रही है, कोई चेतावनी क्यों देगा भला। चलो हम भी चलते हैं, सारा धन घर पर है, हम गांव छोड़कर कैसे जाएंगे। सरकार ने चेतावनी दी है तो हालत जरूर बिगड़ने वाले हैं। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और चलो पुनर्वास के लिए हम लोग भी निकल पड़ते हैं। इसके बाद पूरा परिवार सरकार के बनाए घर की ओर चल देता है। तूफान तेज होता है और सारा गांव डूब जाता है और गांव वालों का धान भी नष्ट हो जाता है। अब तो घर में धन भी खत्म हो गया है। करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा और पता नहीं यहाँ पर कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। गांव में बाढ़ के कारण सारी खेती खराब हो गई है भैया। कुछ अधिकारी का कहना है कि मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनने में 3 साल तक लग सकता है और गांव वाले शहर की तरफ जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। अब हम लोग क्या करें। हाँ भैया, और हम कर भी क्या सकते हैं, हमें शहर जाकर काम ढूंढना होगा। देखिए, हम लोग किसान हैं, मजदूरी करना मुझे पसंद नहीं। वो लोग कह रहे हैं ना, मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने में 3 साल लग जाएंगे, तो तब तक मेरे गांव चलते हैं। तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारे भाई के घर 3 साल तक रहें, वो भी बिना काम किए। ये सुनने में अच्छा लगेगा क्या। नहीं नहीं, हमारा मजदूरी करना ही ठीक रहेगा। अगर वहाँ जाएंगे तो मेरे भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। देखिए, मना मत कीजिए ना। भाभी सही बोल रही है भैया, अगर हमें वहाँ पे नहीं जमा तो आगे क्या करना है हम लोग सोच लेंगे। इस तरह सबने जाने का निर्णय लिया और रामनगर में रहने वाले गोपी जी के यहाँ पर जाकर उन्हें सारी बात बताई। हाँ सुना मैंने, मुझे खबर मिला कि अगले 3 सालों तक मिट्टी खेती में काम नहीं आएगी। भैया जैसे आप करते हो, हमें भी जमींदार से थोड़ी सी जमीन पट्टे पर दिलवा दीजिए, हम उसमें खेती कर लेंगे और इस तरह हमारा भी गुजारा हो जाएगा। सही कहा, हमें खेती करने के अलावा और कुछ नहीं आता है। जमींदार से तो आपके अच्छे व्यवहार हैं, कई बरसों से आप उनके कामकाज को संभाल रहे हैं। हाँ ये सही रहेगा, मैं उनसे बात करता हूँ और आपके लिए पट्टे पर जमीन मांग लेता हूँ, वह मुझे मना नहीं करेंगे। अगर आप हमारे लिए इतना करते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। फिर गोपी दोनों भाइयों को अपने साथ जमींदार के पास ले गया। मालिक, ये मेरे जीजा जी है, उनकी पूरी खेती खराब हो गई है,
आप इन्हें थोड़ी सी जमीन पट्टे पर दे दीजिए ताकि यह अपना गुजारा कर ले मालिक। हाँ बिल्कुल गोपी, इन्हें 6 एकड़ जमीन दे देंगे। इन्होंने किसानी अच्छे से कर ली तो अगले बरस और 4 एकड़ मिल जाएगी, पूरे 10 एकड़ दे देंगे। ये तो बहुत बढ़िया है मालिक, आपने हाँ कर दी, मेरी विनती का मान रखा, आपने जमीन के लिए हाँ कह दी, इतना ही काफी है। जमींदार साहब, आप बहुत दयावान हैं, हमारे हालात को आपने समझा, आपकी जमीन पर खूब मेहनत करेंगे और समय पर आपके पैसे देने का वादा करता हूँ मैं। ठीक है, आप कल से ही काम शुरू कर सकते हो। गोपी जाओ, इन्हें जमीन कहाँ है बता दो। एक जरूरी बात, इन दिनों गांव में बाघ संचार कर रहा है, किसी भी समय वो आक्रमण कर सकता है, सावधान रहना। चिंता मत करिए, मैं सब समझा दूंगा। अब हम लोग चलते हैं। तीनों वहाँ से निकलकर घर आते समय रास्ते में उन्होंने कहा गांव में बाघ घूम रहा है, ऐसे में तो गांव वालों की जान का खतरा रहता है। हाँ, क्योंकि हमारा गांव जंगल के पास है ना, आहार के लिए, पानी के लिए वो गांव में घुसते हैं। हमें हर समय उनसे कैसे भी बचकर रहना होगा। ठीक है, हमें हमेशा सावधान रहना होगा। जो भी हो, हमें 3 वर्ष तक गांव नहीं जाना, 3 बरस तो यहीं पर बिताने होंगे। ये वो जमीन है जो आप लोगों को मिली है, अच्छा दिन देखकर काम शुरू कर लेना। हाँ, और एक बात, जमींदार साहब ने रहने के लिए घर भी दिया है, आप लोग यहाँ पर अच्छे से रहना है। मनोज, ये मामूली बात है, हर 2-3 बरस में एक बार बाघ आता है और उसी समय उगाया हुआ सारा धान गायब हो जाता है। काफी समय से मैं भी देख रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप चुप क्यों बैठे हैं? आखिर बात का किस्सा क्या है? गांव वाले नहीं जानते कि आप सब लोग एक हो जाए तो वह क्या कर लेगा। जो भी हो रहा है हम उससे अनजान नहीं हैं। इस सब के पीछे जमींदार है, पर हमने उनसे कोई भी सवाल किया तो वो हमें जीने नहीं देगा। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी लाश मिलेगी, वह भी घने जंगल में, और खबर मिलेगी कि बाघ के हाथों मारा गया। इसीलिए कह रहा था कि सूरज से बहस मत करो। ये तो सरासर अन्याय है। इतनी मेहनत से हमने अनाज लगाया है और जमींदार बाघ के नाम से हमसे छीन रहा है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। चलिए आज ही उसके किए की सजा देते हैं। मनोज, दिमाग से काम लो, हमें सोच समझकर ध्यान से अपने धान को वापस लाना होगा। अब सुनिए, जो मैं कहता हूँ वह करो। गांव वालों से कह दो कि हम ऐसा करने वाले हैं। सभी को कह दो कि हम लोगों का साथ दे। सबसे कहो कि ये गांव के हित के लिए है और इस उपाय को हमें कल ही काम में लाना है। शाम को सब लोग तैयार रहना। अगले दिन योजना के अनुसार जमींदार का अपहरण करके एक कमरे में बंद कर देते हैं और गांव में ये अफवाह फैला देते हैं कि जमींदार को बाघ उठा ले गया है। इस सब लोग बताओ, जमींदार को कौन उठा ले गया है? खुद आकर बता दोगे तो बच जाओगे समझे, और अगर नहीं तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, वह आदमी जमींदार जी के यहाँ पर काम करता है। सूरज वही आदमी है जो हमेशा सबको सतर्क करता है। हाँ, लेकिन हर बार उसी को कैसे पता चलता है? बाघ तो जंगल में रहता है और जमींदार का घर तो गांव के बीचों बीच है। जमींदार के घर काम करने वाले सूरज को पता कैसे चलता है? वो अकेला नहीं है जो वहाँ पर काम करता है, और भी बहुत सारे हैं। जिसको सबसे पहले पता चलता है वह सब लोगों को बता देता है। क्या आप में से आज तक किसी ने बाघ को देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। बाघ जब भी आता है तो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। जो भी बाहर रह गया वह तो गया, बाघ उसे छोड़ता नहीं। मुझे दाल में कुछ तो काला लग रहा है। आप कह रहे हैं किसी ने बाघ को देखा नहीं। हम बेकार में ही घर पर आ गए। कुछ देर वहाँ पर रुकते तो बाकी सच्चाई जान जाते हैं। ऐसी मूर्खता कभी मत करना। अगर बाघ का सामना हो जाता तो आप घर नहीं आते। सावधान रहिए।
इस तरह गांव वाले हमेशा इस डर में जीते थे कि कभी भी बाघ उन पर हमला कर सकता है। कुछ दिनों के बाद, भैया, फसल हाथ लग चुकी है, अब तो धान की कटाई भी हो गई है, अब बस बोरिया को चढ़ाना बाकी है। मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ, तुम बोरियां चढ़ाने के लिए तैयार रहना। तुम्हें क्या लगता है कितने फसल निकली होगी? 1 एकड़ में 5 बोरी के हिसाब से 6 एकड़ में 30 बोरी के भुगतान के बाद कुल 100 बोरी बच रही है भैया। अच्छा है, हमें खेती से खूब फायदा हुआ है। ऐसे 3 वर्ष फिर हम अपने गांव लौट जाएंगे। रमेश सारी बोरियां गाड़ी में रखने के लिए तैयार की। इतने में वहाँ जमींदार के यहाँ काम करने वाला सूरज दौड़ता हुआ हड़बड़ी में आया। भागो भागो, बाघ गांव की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, मैं यहीं रुककर देखता हूँ कि बाघ किस ओर से आ रहा है और किस ओर जा रहा है। ए, तू क्या कर रहा है? तुमने सुना नहीं क्या बाघ आ रहा है? गोपी, तुम ही समझाओ, ये पागल हो गया है, बाघ आ रहा है और ये कह रहा है मैं यही रुकना चाहूँगा। अरे मनोज, ये कैसे जिद है? अगर बाघ आ गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमसे पहले कुछ गांव के लोगों ने भी ऐसा किया। बाघ के आने तक यही खड़ा रहा। अगले सवेरे तक बाघ उसे जंगल में ले गया, आज तक नहीं मिला वो। समझ गए, अब जाओ यहाँ से। ना आपने बाघ को देखा है और ना किसी गांव वाले ने। ये बाघ है भी या नहीं? खामखा इस राजा की बात मानकर आप भी डरा रहे हैं और हमें भी डरा रहे हैं। बाघ गांव में घुसने वाला हो तो भला किसे डर नहीं लगता? हम गांव वालों की मौत के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हमें पता है, और तुम इस गांव के लिए अभी नए नए हो। क्या हुआ मनोज, तुम वापस क्यों आए? राजा ने बाघ के आने की चेतावनी दी है, वहाँ पर रुकने से इसे खतरा था, इसलिए यहाँ ले आया। चलो चलो, तुम भी गाड़ी वापस घुमा लो। इस बाघ को भी आज ही आना था। सारा धान वहीं रह गया। धान का भार भगवान पर छोड़ो और चलो यहाँ से। यही रुक तो जान गवा देंगे। जल्दी चलो यहाँ से। इस तरह वो सभी बाघ के डर से घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह, भैया जल्दी चलो, अगर बरसात हो गई तो सारा धान भीगकर बर्बाद हो जाएगा। हाँ चलो, काम तो सारा कल ही निपटा देते, लेकिन बाघ के आने से काम तो और बढ़ गया। अरे, मेरा सारा धान गया, मेहनत से उगाया हुआ सारा धान बर्बाद हो गया। क्या हुआ? क्या बात है? धान गया से मतलब क्या हो गया है? धान गायब हो गया। जब जब बाघ आता है हमारे साथ यही होता है। ऐसा होना हमारे गांव के लिए मामूली बात है। सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसका क्या मतलब है भैया? धान आखिर गायब कैसे हो सकता है, वह भी तब जब बाघ आता है? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। चलो चलकर देखते हैं कि अपना धान है या नहीं। वह दोनों दौड़कर अपनी खेत की ओर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ भी धान नहीं है। भैया, हमारा भी धान गायब है। जो बारी में नहीं भरा वह है, उसके अलावा सारी की सारी बोरियां गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? मनोज, मुझे तो इसमें कोई साजिश लग रही है। बाघ के नाम पर गांव वालों को डराना ताकि गांव वाले डर से बाहर न निकले, और इस समय धान का गायब हो जाना, ये सब तो एक नाटक है मनोज। हाँ भैया, ये सब उस जमींदार की साजिश लगती है। हमें इसका पता लगाना होगा। जमींदार जी ने कहा है कि आपका पट्टे के बदले 30 बोरियां धान लेकर आ जाए। अब जल्दी से जल्दी बोरियां गाड़ी में चला दीजिए। उगाई हुई सारी फसल कल गायब हो गई है, बस यही बची है। आपको ये दे देंगे तो खाएंगे क्या? मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस बार हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ऐसा कहने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये सारा धान लेकर जा रहा हूँ। आपको कुछ कहना है तो मालिक से जाकर बात कर लो। अगर तुम इस धान को हाथ भी लगाया तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। रुक जाओ मनोज, ये गलत नहीं है। हमें वादे के हिसाब से धान का भुगतान तो करना ही होगा। भले ही हम भूखे रहे, हमें धान का भुगतान करना पड़ेगा। सूरज, आप पट्टे के बदले धान को ले जाइए।
बिल्कुल नहीं। इन सब के पीछे उस जमींदार का ही हाथ है, मुझे पता है। बाघ के नाम से झूठी दहशत फैलाकर सारा धन हड़प रहा है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, वह चोर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे जमींदार साहब को चोर बुला रहे हो, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। मनोज रुक जाओ, क्या हो गया? जल्दबाजी कर रहे हो? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सूरज, तुम धान लेकर जाओ। ये हुई ना सही बात। अगर धान नहीं देते तो मुझे पता है कि धान कैसे लेकर जाना है। मनोज, ये मामूली बात है। हर 2-3 बरस में एक बार बाघ आता है और उसी समय उगाया हुआ सारा धान गायब हो जाता है। काफी समय से मैं भी देख रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप चुप क्यों बैठे हैं? आखिर बात का किस्सा क्या है? गांव वाले नहीं जानते कि आप सब लोग एक हो जाए तो वह क्या कर लेगा। जो भी हो रहा है हम उससे अनजान नहीं हैं। इस सब के पीछे जमींदार है, पर हमने उनसे कोई भी सवाल किया तो वो हमें जीने नहीं देगा। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी लाश मिलेगी, वह भी घने जंगल में, और खबर मिलेगी कि बाघ के हाथों मारा गया। इसीलिए कह रहा था कि सूरज से बहस मत करो। ये तो सरासर अन्याय है। इतनी मेहनत से हमने अनाज लगाया है और जमींदार बाघ के नाम से हमसे छीन रहा है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। चलिए आज ही उसके किए की सजा देते हैं। मनोज, दिमाग से काम लो। हमें सोच समझकर ध्यान से अपने धान को वापस लाना होगा। अब सुनिए, जो मैं कहता हूँ वह करो। गांव वालों से कह दो कि हम ऐसा करने वाले हैं। सभी को कह दो कि हम लोगों का साथ दे। सबसे कहो कि ये गांव के हित के लिए है और इस उपाय को हमें कल ही काम में लाना है। शाम को सब लोग तैयार रहना। अगले दिन योजना के अनुसार जमींदार का अपहरण करके एक कमरे में बंद कर देते हैं और गांव में ये अफवाह फैला देते हैं कि जमींदार को बाघ उठा ले गया है। इस सब लोग बताओ, जमींदार को कौन उठा ले गया है? खुद आकर बता दोगे तो बच जाओगे, समझे? और अगर नहीं तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।